रियल और इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। बाउंड्री के बेस पर हमारे पास 3 टाइप्स हैं सिस्टम के। ये 3 टाइप्स बाउंड्री के बेस पर हैं: ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा? जो हमारे पास अनकवर्ड सॉल्यूशन हो, जिसमें हमारे पास जो भी मटेरियल रखा हुआ है उसमें एनर्जी और मटेरियल दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। एनर्जी और मटेरियल दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग से, तो वो होगा ओपन सिस्टम। मटेरियल एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज विद सराउंडिंग, ओपन सिस्टम। अनकवर्ड सॉल्यूशन। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि हमने जो मटेरियल रखा हुआ है उसको बिल्कुल पैक रखा हुआ है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है और मटेरियल इसमें से एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर हम इसमें हीट देंगे तो ये गर्म हो जाएगा, और अगर हम ये बहुत कोल्ड है तो अपने हीट को ये सराउंडिंग से ले लेगा, और या फिर ये सराउंडिंग में अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा इन केस ऑफ हॉट। तो इस तरह से सिर्फ एनर्जी को ये एक्सचेंज करेगा, मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मटेरियल दोनों ही एक्सचेंज नहीं होंगे सराउंडिंग के साथ, दोनों वही सेम रहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हमने कुछ रखा हुआ है तो वो उसकी एनर्जी और मटेरियल दोनों वही सेम रहेंगे। वो किस तरह से कि अगर हमने थर्मस बॉटल में कुछ गर्म ठंडा रखा हुआ है, कुछ हॉट पॉट में रखा हुआ है, तो हम सराउंडिंग से उसको बचा लेते हैं और उसके ऊपर सराउंडिंग का असर होने नहीं देते। तो ये सराउंडिंग है क्या? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का इन्वायरमेंट। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट्स को। स्टेट्स क्या है? कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। इनिशियल मीन्स बिफोर रिएक्शन, फाइनल मीन्स आफ्टर रिएक्शन। तो रिएक्शन से पहले क्या है और रिएक्शन के बाद क्या है, तो ये कंडीशंस जो है हम देखते हैं स्टेट्स में। सर इसके बाद हम देखते हैं, जी जी, सर सिस्टम वाली बात वापस रिपीट करिएगा। हम हर वो चीज जो हमारे आसपास अंडर एग्जामिनेशन हो, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। पूरी यूनिवर्स में किसी भी चीज को हम चेक करें, हम एक प्लांट को चेक करें, उसमें होने वाली चेंजेस को चेक करें, एक हम पेशेंट को चेक देख रहे हैं, एक हम सॉल्यूशन को देख रहे हैं, कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, अंडर एग्जामिनेशन हो थ्रू आउट द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो हम अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टीज कौन सी है? सिस्टम की दो सर ये मेन। आइसोलेटेड सिस्टम, सर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा इसमें। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि वो एनर्जी और मटेरियल दोनों को एक्सचेंज नहीं कर रहा। आइसोथर्मल का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वो हीट जो है वो उसकी कांस्टेंट है, लेकिन आइसोथर्मल नहीं है ये आइसोलेटेड है, मतलब एनर्जी एज वेल एज मटेरियल दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं सराउंडिंग के साथ। जैसे थर्मस बॉटल वाला एग्जाम्पल दिया है आपको, तो आप उसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ आइसोथर्म का, आप उसमें मटेरियल को नहीं देख रहे, आप सिर्फ हीट को देख रहे हैं, लेकिन दोनों को देखना है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हम easily measurable properties, हाँ, easily जिनको measurable properties, आसानी से मेजर कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज
ऑफ सिस्टम कौन सी, जिनको हम आसानी से मेजर कर सके, वो कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। वो दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी, इंडिपेंडेंट Dependent अपॉन upon quantity. इंडिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ Quantity. मटेरियल, अमाउंट मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, तो इसीलिए वो कहलाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, The boiling point, melting point. Melting point, surface tension. ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी, Depend upon Depends quantity. upon the quantity. जी जो डिपेंड करें क्वांटिटी पर, जैसे मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो इन सब के साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इनके अलावा है, जो हमने नॉर्मली नहीं पढ़ी हुई। वो प्रॉपर्टीज उनमें आ जाती हैं एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये वो Yes, sir. प्रॉपर्टीज है जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम देखते हैं ये क्या है। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी जो है सिस्टम में कितनी हीट है ये एंथैल्पी बताती है। एंथैल्पी जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंथैल्पी बराबर होती है किसके, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क डन का मतलब पीवी, प्रेशर वॉल्यूम। तो हम ये लेते हैं एंथैल्पी को, प्रेशर वॉल्यूम को हम लेते हैं वर्क डन में, तो हम एंथैल्पी को एक E प्लस डब्ल्यू भी ले सकते हैं। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स वो स्टेट फंक्शन कहलाता है। इनिशियल स्टेट अगर एंथैल्पी की लेंगे हम तो हमें मिलेगी H1, फाइनल स्टेट लेंगे तो मिलेगी हमें H2, H2. और अगर हम चेंज इन स्टेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल एच डेल Del एच H. मिलेगा। एच टू माइनस एच वन। ये डेल एच मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, Disorder of Disorder. system. डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। तो एंट्रोपी हमें किसमें ज्यादा मिलेगी, एंट्रोपी हमें आइस में ज्यादा मिलेगी, एंट्रोपी हमें वाटर में ज्यादा मिलेगी, या फिर स्टीम में। So steam में मिलेगी. Steam में. स्टीम में ज्यादा मिलेगी एंट्रोपी, क्योंकि स्टीम में जो है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में नहीं है, वो Yes, डिसऑर्डर sir. कहेंगे। एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम जो है वो। तो ये बताइए, जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी, Yes, sir. जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा ज्यादा होगी। ज्यादा होगी सर, ऑर्डर में रिएक्टिविटी ज्यादा अरेंज है, फिर उसमें जो है उसमें हमारे पास अगर ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें डिसऑर्डरनेस कम होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो हो इसका जाएगी। मतलब एंट्रोपी जो है अगर ज्यादा है तो उसका मतलब कि रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। एंट्रोपी रिएक्टिविटी के डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जरा ये देखिएगा, एक और आ गई है प्रॉपर्टी, और वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी वो फ्री एनर्जी है जो अवेलेबल होती है किसी काम को करने के लिए। गिब्स फ्री एनर्जी अगर अवेलेबल है तो वर्क जो है वो स्पॉन्टेनियस वर्क हो जाएगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी अवेलेबल है तो वर्क जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस वर्क हो जाएगा। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो फिर वर्क जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे किसी चीज का ऊपर से गिरना, वो चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप कहेंगे ये तो ग्रेविटी है।
तो ग्रेविटी अवेलेबल है तो फ्री एनर्जी अवेलेबल। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें नेगेटिव वैल्यू है तो हम कहेंगे कि इसमें ये स्पॉन्टेनियस वर्क होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इसलिए होते हैं कि उनमें जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होता है, और अगर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क हो जाएगा। Spontaneous. और अगर वो जीरो होगा डेल्टा जी, ना माइनस ना प्लस, तो फिर इक्विलिब्रियम में वर्क होगा। तो वर्क जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। स्पॉन्टेनियस कब होगा? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि एनर्जी ज्यादा है तो रिलीज हो रही है, तो फ्री एनर्जी अवेलेबल हो रही है। जितनी फ्री एनर्जी अवेलेबल होगी उतना ही वर्क जो है वो फीजिबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर फ्री एनर्जी अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, हीट अवेलेबल है, तो अगर आप देखते हैं कोकोनट ऑयल, उसको अगर आपको यूज करना है तो वो फेट्स में कन्वर्ट हुआ हुआ है, जमा हुआ है। आप कहेंगे इसको बाहर रखो, ये अभी मेल्ट हो जाएगा, बाहर अवेलेबल है एनर्जी। लेकिन अगर सर्दी के मौसम में आप रखेंगे, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा वेदर कोल्ड है, तो इसीलिए वहाँ पर आप कहेंगे कि एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो फ्री एनर्जी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको देखना होगा कि डेल्टा जी फ्री एनर्जी अवेलेबल है या नहीं। तो जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतना ही स्पॉन्टेनियस वर्क होगा। तो ये हुई प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज कौन सी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसने दिया? हेल्महोल्ट्ज ने दिया। हेल्महोल्ट्ज ने कब दिया? पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले, सही है ना? 1847. पाकिस्तान बनने से 47. 100 साल पहले दिया। So 1940. 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी बिफोर दिया था। 31. तो ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है? The energy neither be created nor be destroyed. एनर्जी कंजर्वेशन Also, की बात the करता है। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है कि एनर्जी Yes, जो sir. एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, ना ही क्रिएट होगी और ना ही Destroy. डिस्ट्रॉय होगी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिएगा, ये हमारे पास गैस का सिलेंडर है। इस गैस के सिलेंडर में हमने देखा कि एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट पर E1 है। इंटरनल एनर्जी उसकी E1 है, इनिशियल स्टेट पर E1। फर्ज करें कि वो क्यू हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यू हीट एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद फिर हीट एब्जॉर्ब करने से वो इस पिस्टन पर वर्क करता है। ये पिस्टन ऊपर चला जाता है, तो सिस्टम ने वर्क किया, W पॉजिटिव हो गया, और वर्क डन के बाद उसकी एनर्जी E1 से चेंज होकर कितनी हो गई? E2 हो गई। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा? E2 प्लस W इज इक्वल टू E1 प्लस Q। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया है, इतना वर्क डन हुआ है। अगर हम इस E1 को यहाँ से इज इक्वल टू क्रॉस करके इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और Yes, इस sir. W को हम ले जाएंगे इस साइड पर तो ये हो जाएगा माइनस का। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W। और E2 माइनस E1 का मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, दैट इज इक्वल Change टू in चेंज energy. स्टेट। तो चेंज इन स्टेट जो है वो हो जाएगा डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फार्मूला। अब आप याद रखिएगा कि ये फार्मूला जो है लम्स के टेस्ट में आ चुका है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को पंजाब टेक्स्ट में दिया हुआ है, डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W, और लम्स के टेस्ट में उन्होंने प्लस W वाला करेक्ट
ऑप्शन राइट ऑप्शन रखा था, जिस पर आप जैसे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि हमारी टेक्स्ट बुक में ये Q माइनस डब्ल्यू है, तो उनको फिर एक दिन बाद 2 दिन बाद उनको की चेंज करनी पड़ी और की चेंज करके फिर रिजल्ट बनाया गया। तो पहले जो है उन्होंने जो की देते हैं उसमें ऑब्जेक्शन के लिए रखते हैं कि पहले किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो कर लें, देख लें, तो बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं और प्रूफ देते हैं, उसके बेस पर की चेंज हो जाती है। तो इस तरह से डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी है पंजाब टेक्स्ट में, लेकिन हमें याद रखना है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी इक्वेशन है डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि जब सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो डब्ल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये हमने पॉजिटिव लिया था। जब हमारे पास जो है सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करेंगे तो फिर ये हो जाएगा डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम हम आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और हम इस इक्वेशन को भी चेंज करेंगे, उसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस करके चेंज करेंगे। तो हम आगे चलते हैं और हमारे पास आगे है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है इसमें हम ये देखते हैं कि एक और गैस का सिलेंडर हमारे पास आ गया है और इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इसमें एक्सटर्नल प्रेशर है कांस्टेंट P और ये पिस्टन लगा हुआ है। अब अंदर जो गैस है, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जब एनर्जी हासिल करते हैं तो वो पिस्टन पर इंटरनल साइड फोर्स लगाते हैं, जिससे पिस्टन थोड़ा सा मूव कर जाता है ऊपर। जब थोड़ा सा मूव कर जाएगा तो स्मॉल चेंज इन लेंथ आएगी dl, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया dl, जिससे उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया है और वॉल्यूम अब हो गया है V2। जो इनिशियल वॉल्यूम था V1 था, अब फाइनल वॉल्यूम हो गया है V2 और उसके फाइनल वॉल्यूम के बाद में हम देखते हैं कि उसमें वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो आया है डेल V। तो अगर हम इसमें वर्क डन मालूम करेंगे तो वर्क डन हमारे पास हो रहा है P डेल्टा V। ये कैसे आ रहा है P डेल्टा V? ये हमारे पास है W। इनिशियली हमने देखा कि वो फोर्स जो पिस्टन पर लगी जिसकी वजह से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हो गया, कितना ऊपर हुआ dl, इतना वो ऊपर हो गया। अब हम देखते हैं कि फोर्स किसके बराबर है। फोर्स तो बराबर है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उसके हिसाब से F बराबर हो गया P इंटू ए। अगर हम ये P इंटू ए यहाँ पर पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इसमें से, ये मिल जाएगा हमें P और A और उसके बाद फिर ये हो जाएगा dl, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ए dl हो जाएगा। अब हम देखते हैं एरिया इंटू dl, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ये है dl, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डेल V। ये बराबर हो जाएगा डेल V के, तो W बराबर हो जाएगा P डेल्टा V हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम पर। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट विल बी द वर्क डन एट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस पर वर्क डन कितना होगा? जीरो जीरो सर। और आइसोबैरिक पर कितना हो जाएगा? सर, जब भी जीरो ही होगा। आइसोबैरिक का मतलब क्या है? जीरो ही होगा। प्रेशर जीरो। कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर हमने ऑलरेडी कांस्टेंट रखा हुआ है, तो प्रेशर कांस्टेंट पर मैक्सिमम होगा, प्रेशर कांस्टेंट पर मैक्सिमम होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट पर जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। याद रहेगा? तो ये याद रखिएगा कि सर वर्क डन इसमें ऑन द सिस्टम कब होगा? जब सराउंडिंग सिस्टम पर काम करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स में। अभी हम इसको थ्योरी पढ़ लें, फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर हम ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम दोनों पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम्स में हम आपको बताएंगे किस तरह से ये हो रहा है प्रोसेस। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं?
W इज इक्वल टू पी डेल वी तक पहुंचे। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो इक्वेशन थी वो तो थी डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इसमें अगर हम W की वैल्यू पुट कर दें तो W की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस पी डेल वी। ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, Q को बाहर लेके जाएंगे, ये माइनस का जो है ये इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी हो जाएगी। Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। अगर हम इस Q को, जो हीट को हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी आइसोकोरिक पर, तो हमें QV क्या मिलेगा, डेल ई। डेल ई के बराबर। पी डेल वी कहाँ गया, सर वॉल्यूम जीरो जाएगा इसका। वॉल्यूम जीरो सर। जी वॉल्यूम जीरो Isocoric। हुआ, ये जो है वो सब खत्म हो गया। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर देखें तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, डेल एच के बराबर हो जाएगा। चेंज इन ये डेल एच के बराबर कितने हुआ, डेल एच के बराबर कितने हुआ, प्रेशर 180 भी रहेगा। क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट रखा हुआ था। तो हमने इसमें क्या किया, डेल ई को ओपन कर लिया और डेल वी को ओपन कर लिया, दोनों को ओपन कर लिया। ओपन करने से हमें क्या मिल रहा है, ये पी डेल वी यहाँ पर हमारे पास। तो ओपन किया तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 को P से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। नीचे नजर आ रही है इक्वेशन आपको, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1। इसमें से PV2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। माइनस को कॉमन ले लिया बाहर तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E1 E2 E2 प्लस P2 और साथ से दूसरी क्या बन जाएगी, E1 ये प्लस PV1। और आपको पता है कि ये बराबर हो जाएगा किसके, H2 के। हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये n फॉल्टी के बराबर है और 1 रखेंगे तो H1 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम H2 माइनस H1 लेंगे उसके हिसाब से डेल एच मिल जाएगा हमें। यस सर। H2 माइनस H1 में डेल एच मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमने ये प्रूव किया कि अगर हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो ये डेल एच हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डेल ई और डेल एच का रिलेशन बताइए, तो आप इनमें से कौन सा रिलेशन सिलेक्ट करेंगे कि बोथ आर इक्वल, डेल ई इज इक्वल टू डेल एच, या फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि डेल ई इज ग्रेटर देन डेल एच, डेल ई को आप ले लेंगे ग्रेटर देन में और ये हो जाएगा ग्रेटर देन डेल एच, या फिर आप इसका अपोजिट लेंगे। इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप रिलेशन क्या बनाएंगे, किसी को पता है? जी कोई बता सकते हैं? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, द रिलेशनशिप बिटवीन डेल ई एंड डेल एच बोथ आर इक्वल, और डेल ई इज ग्रेटर देन डेल एच, और डेल ई इज लेस देन डेल एच। सर डेल ई लेस देन डेल एच। यस, लेस देन वाला सिलेक्ट करेंगे आप। लेस देन वाला इसलिए सिलेक्ट करेंगे कि डेल एच में आपके पास जो है वो पी डेल वी भी आ गया, वर्क डन भी आ गया, तो इसीलिए Yes, sir. ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं साइन ऑफ डेल्टा एच। तो पढ़ लिया ना हमने ये साइन ऑफ डेल्टा एच, एक्सो एंडो ग्रेटर लेस Yes, पढ़ sir. लिया। थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? थर्मोकेमिस्ट्री है स्टडी, किसकी स्टडी, मेजरमेंट ऑफ हीट इवॉल्व और Absorption and एब्सॉर्ब evolution. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब हो रही है उसकी स्टडी करेंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं वो यूनिट्स कौन से हैं? कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, इनका रिलेशन आपको मिलेगा आपके पास बुक में पेज नंबर 250। पेज नंबर 250 में लास्ट लाइन देखिएगा, बिल्कुल जो लास्ट पे
लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है जरा मुझे बताइएगा, कितना लिखा हुआ है आपके पास लास्ट क्लास में? क्या लिखा हुआ है जरा बुक देखिए। मिला? 1 calorie is equal to 4.18 joule. जी 1 ये वैल्यू दी electron हुई है। volt is equal to 1.6022 into 10 power minus 19 joule. जी हाँ, और किलो कैलोरी में कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 23 किलो कैलोरी। 23 kilocalories per mole. ये वैल्यूज याद रखिएगा, इनका रिलेशन याद रखिएगा। अब हम किलो के बजाय उसको कैलोरी में भी ले सकते हैं, दे सकते हैं टेस्ट में, और फिर इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये कोई और वैल्यू पूछ लें आपसे तो ये भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जी देखते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। हेस लॉ क्या कहता है? जीएच हेस ने दिया, जर्मैन हेनरी हेस ने दिया, और ये कहता है कि एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम either reaction complete in one step direct or in several step indirect। रिएक्शन चाहे डायरेक्ट वन स्टेप में हो चाहे इनडायरेक्ट सेवरल स्टेप्स में हो, एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। एंथैल्पी चेंज जो है वो सेम रहेगी, वो उतनी ही की उतनी रहेगी, चाहे आप इसको वन स्टेप में करें चाहे इसको सेवरल स्टेप्स में करें। ये यहाँ पर इसको समझाया हुआ है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर डायरेक्ट वन स्टेप में करेंगे तो 90 किलो जूल पर मोल आ रही, -90 किलो जूल पर वन स्टेप में। जब टू स्टेप में कर रहे हैं तो डेल एच वन की वैल्यू आ रही है -49, डेल एच आ रही है -41। -49 और -41 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -90 मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया हमारे पास, हेक्स लॉ प्रूफ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है कि वो एनर्जी, वो हीट जो रिलीज या एब्जॉर्ब हो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के फॉर्मेशन में, जब वो अपने ही एलिमेंट से बन रहा हो। ये डेफिनेशन आपको बुक में दी हुई है। The amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of any substance is formed from its element is called heat of formation। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम कंडीशन रखेंगे एनटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पता है आपको कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन ये चैप्टर जो है आपको दिया जा रहा है इससे ऊपर। ये देखिए यहाँ पर एक टर्म बताई है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। यस सर। क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है ये आप देख लेंगे, ये आप देख लीजिएगा। इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है, यहाँ बताया हुआ भी है, और अगर समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल कम है। तो मैं थोड़ा सा पीछे क्या क्या है वो बता दें आप, कि ये पीछे आपके पास जो आज आ रहा है ये पूरा चैप्टर आ रहा है, और पूरा चैप्टर ये यहाँ से शुरू हो रहा है। चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें थर्मोडायनामिक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, उसके बाद थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन डिटेल में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। इनमें से कोई भी बात, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो बात भी क्लियर ना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सारा डिटेल में दिया हुआ है, ये थ्योरेटिकली डिटेल में दिया हुआ है आपको कि आपको किस तरह से पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप समराइज कर लेंगे। सारा समराइज किया हुआ है, जो अभी आपको समझाया ये सारा समराइज किया हुआ है, लेकिन ये डिटेल में दिया हुआ है। तो आप एक दफ़ा डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे और बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शेयर करते हैं आपके साथ इस